बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। लाखों मुसलमान मिना वादी में जमा, खुसूसी इबादतें, जिंदगी में कभी कभार मिलने वाले बेहतरीन तजुर्बे का एहसास। खैमों के शहर में रात गुजारने के बाद आज़मीन हज जुमे की सुबह मैदान अरफात रवाना होंगे। मक्का और मिना में 42 डिग्री टेम्परेचर। सऊदी हुकूमत की तरफ से लाखों छतरियां तकसीम, खुसूसी हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स, हजारों हेल्थ वर्कर्स तैनात। बोरिस जॉनसन ने दिया इस्तीफा, अक्टूबर तक वजीर आजम बरकरार रहेंगे। ब्रिटिश इंडियन ऋषि सुनाक नए लीडर हो सकते हैं। बोरिस जॉनसन ने किया नाकामी का इकरार, कहा कोई लाजमी नहीं होता, यूक्रेन का साथ देते रहेंगे। यूक्रेन बहरान के दरमियान G20 फॉरेन मिनिस्टर्स बाली में जमा, सर्जी लावरोव और ब्लिंकन आमने सामने। बाइडेन के मिडल ईस्ट दौरे पर उलझन, ओहदेदारों ने कहा एनर्जी क्राइसिस ही नहीं, यमन जैसे मसाइल भी हैं। ईरान ने अमेरिका के दावे रद्द कर दिए, कहा दोहा में कोई नया मुतालबा नहीं किया। इस्राएली फौज ने अचानक मशक़ें शुरू कर दी, गाजा में दरअंदाजी कर सकता है, फलस्तीनियों ने कहा नया इंतफादा शुरू होगा। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। शुरुआत करते हैं हज से। दुनिया के अलग अलग मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले कोई 10 लाख मुसलमानों ने अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे मुक़द्दस अमल का आगाज़ किया जो कभी कभार ही नसीब होता है। हज के मनासिक जुमेरात से शुरू हो गए। लाखों आज़मीन हज मक्का के करीब खैमों के शहर मिना में जमा हुए और खुसूसी इबादतें की। 2 साल बाद हज किसी कदर नॉर्मल हुआ है। 2020 और 2021 में सिर्फ 1000 और 60,000 मुसलमानों ने हज अदा किया था। इस मरतबा 10 लाख मुसलमानों को हज की खुशनसीबी हासिल हो रही है। इनमें तकरीबन 8.5 लाख सऊदी अरब से बाहर के हैं, जिनमें इंडियंस भी हैं। सऊदी अरब ने हज के लिए ज़बरदस्त इंतजाम किए हैं। वादी मिना हरम शरीफ से 5 किलोमीटर दूर है। आज़मीन हज जुमे को मैदान अरफात में जमा होंगे और हज का सबसे अहम रुकन वक़ूफ़ अरफात अदा करेंगे, जिसके साथ ही इन खुशनसीब मुसलमानों को अमलन हज का शरफ हासिल हो जाएगा। इस मौके पर मस्जिद निमरा से हज का खुतबा दिया जाएगा। सऊदी अहदेदारों ने आज़मीन हज की सेहत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं। सऊदी वज़ारत हज ने 23 हॉस्पिटल्स और 147 हेल्थ सेंटर्स मक्का और मदीना में कायम किए हैं। मिना में 4 हॉस्पिटल्स और 26 हेल्थ सेंटर्स बनाए गए हैं। 25,000 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रखा गया है। आज़मीन हज उन्हें मौका मिलने पर काफ़ी खुश हैं। इनमें से कई जज्बाती हो गए। इजिप्ट से ताल्लुक़ रखने वाली एक बुज़ुर्ग खातून ने बताया कि वो बहुत इत्मीनान और सुकून महसूस कर रही हैं और उन्होंने कहा कि यहाँ आना उनके लिए ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त है। कई आज़मीन हज के लिए सऊदी अरब की गर्मी कुछ तल्ख महसूस हो रही है। मौसम ओहदेदारों ने बताया कि टेम्परेचर 42 डिग्री को छू रहा है। गर्मी से बचने के लिए बहुत से आज़मीन हज ने अपने हाथों में छतरियां थामी हैं। सऊदी हुकूमत की तरफ से आज़मीन हज में लाखों छतरियां तकसीम की गई हैं। सख्त गर्मी को देखते हुए लू लगने के मरीजों के लिए एहतियाती तौर पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं।
اس سال حج کے لیے کئی شرطیں لگائی گئی ہیں جن میں پوری طرح سے ویکسینیٹڈ ہونا بھی شامل ہے۔ کووڈ-19 سے پہلے 2019 میں تقریباً 25 لاکھ مسلمانوں نے حج ادا کیا تھا۔ عازمین حج کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سعودی عرب پہنچنے سے پہلے کووڈ نیگیٹو رپورٹ پیش کریں۔ اس مرتبہ عازمین حج کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک کو لازمی نہیں کیا گیا ہے، لیکن حجر اسود کو چھونے اور بوسہ لینے پر پابندی ہے۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان حج انتظامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ عازمین حج کے لیے 65 سال سے کم عمر ہونا بھی ایک شرط ہے۔ سعودی عہدیداروں نے زمزم کی تقسیم کے لیے اس سال انتظامات کیے ہیں۔ عازمین حج کو بوتلوں میں زمزم کا پانی دیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ہزاروں کارکنوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ تمام عازمین حج احرام باندھے ہوئے ہیں۔ حج اسلامی اخوت اور مساوات کا ایک عظیم اجتماع ہے جس میں تمام قومیتوں مسلکوں کے مسلمان ایک لباس میں ایک جیسے کلمات ادا کرتے ہوئے مناسک حج میں حصہ لیتے ہیں۔ عازمین حج کے قافلوں کو چہارشنبے کی شام سے ہی عارضی شہر منا کی طرف رواں دواں دیکھا گیا۔ ان کے لبوں پر لبیک اللہم لبیک کے کلمات تھے۔ عازمین حج نے منا روانہ ہونے سے پہلے کعبۃ اللہ میں طواف کیا۔ وہ جمعرات کو منا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ عازمین حج 9 ذی الحج یعنی جمعے کو فجر کی نماز ادا کر کے میدان عرفات کے لیے روانہ ہوں گے۔ سعودی عرب نے اس سال عازمین حج کو چننے کے لیے نیا بکنگ سسٹم شروع کیا ہے۔ اس وجہ سے ٹور آپریٹرز بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ اب عازمین حج ایک نئی آن لائن پورٹل کے ذریعے بکنگ کرا سکتے ہیں۔ یہ سسٹم ایک لاٹری کی طرح ہے جس سے ٹور آپریٹرز اور ایجنٹس کو دھکا لگا ہے۔ برطانیہ سے اہم خبر آ رہی ہے۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے استعفیٰ دے دیا ہے لیکن وہ اکتوبر تک اس عہدے پر برقرار رہیں گے۔ 58 سالہ بورس جانسن نے اپنے استعفے کا اعلان قوم سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیاست میں کوئی بھی لازمی نہیں ہوتا، مجھے افسوس ہے کہ میں کامیاب نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ وہ نئے لیڈر کی تائید کریں گے۔ بورس جانسن نے یہ بھی کہا کہ ہم یوکرین کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ بورس جانسن نے کہا کہ انہیں دنیا کا سب سے بہترین کام چھوڑتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بورس جانسن کی کیبنٹ کے کئی وزیروں نے استعفیٰ دے دیا تھا جس کی وجہ سے ان پر زبردست دباؤ تھا۔ بورس جانسن نے کنزرویٹو پارٹی کے لیڈر کی حیثیت سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا۔ اب پارٹی میں نئے لیڈر کو چنا جائے گا جس کے بعد اکتوبر میں نئے وزیر اعظم کا چناؤ ہوگا۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے عہدیداروں نے اس سے پہلے بتایا کہ بورس جانسن نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بعد میں انہوں نے باقاعدہ طور پر خود اس کا اعلان کیا۔ پچھلے چند دنوں میں بورس جانسن پر استعفے کے لیے دباؤ پڑ رہا تھا۔ ان کے کئی قریبی وزیروں نے کہا تھا کہ انہیں بورس جانسن کی لیڈرشپ پر بھروسہ نہیں رہا۔ پارٹی میں حالیہ بغاوت کی وجہ ایک سکینڈل بنا جس میں وزیر اعظم کے ڈپٹی چیف وپ پرنس پنجر پر بعض الزامات لگائے گئے۔ پارٹی لیڈرز کا ماننا ہے کہ وزیر اعظم نے اس سکینڈل سے صحیح طور پر نہیں نمٹا۔ 24 گھنٹوں میں ریکارڈ استعفوں کے بعد جانسن پر خود استعفیٰ دینے کے لیے کافی دباؤ تھا۔ اب ہر ایک کی زبان پر یہی سوال ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا۔ وزیر اعظم کے عہدے کی دوڑ میں برٹش انڈین رشی سوناک بھی شامل ہے۔ بورس جانسن نے 42 سالہ رشی سوناک کو فروری 2023 میں ٹریجری سے متعلق وزیر مقرر کیا تھا۔ رشی سوناک کے خاندان کا تعلق انڈیا کے پنجاب سے رہا ہے۔ برطانیہ کے بعض ارکان پارلیمنٹ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ بورس جانسن فوری استعفیٰ دیں۔ لیبر پارٹی کے لیڈر بورس جانسن وزیر اعظم کی حیثیت سے اب برقرار نہیں رہ سکتے۔ اگر وہ نہیں ہٹے خود سے تو ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لائی جائے گی۔ بورس جانسن 2020 میں کووڈ-19 لاک ڈاؤن کے دوران ڈاؤننگ اسٹریٹ پر پارٹی رکھنے کے لیے بھی کافی تنقیدوں کی زد میں رہے۔ اس کے لیے انہوں نے معافی بھی مانگی تھی۔ اس ہفتے بورس جانسن حکومت سے 50 سے زیادہ ایم پیز نے استعفیٰ دیا تھا۔ یوکرین جنگ کے درمیان G20 ملکوں کے فارن منسٹرز انڈونیشیا کے تفریحی جزیرے بالی میں جمع ہوئے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ یوکرین جنگ اور اس سے جڑے مسائل اس میٹنگ میں چھائے رہیں گے۔ اینٹونی بلنکن رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف چائنا کے وانگ یی میٹنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ یوکرین جنگ کی وجہ سے دنیا میں فیول اور کھانے پینے کی چیزوں کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ سرجی لاوروف نے عالمی طاقتوں سے کہا ہے کہ وہ عالمی قانون کی حفاظت کے لیے کوششیں کریں۔ اس میٹنگ سے پہلے نیٹو نے سویڈن اور فن لینڈ کو مغرب کے فوجی اتحاد میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے رشیا کافی ناراض ہے۔ ایسٹ یوکرین پر ماسکو کی پکڑ مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ ایسٹ یوکرین کے شہر سلویاک پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس شہر اور آس پاس کے علاقوں میں رشیا کی شیلنگ جاری ہے۔
23,000 सिविलियंस शहर में फंसे हुए हैं। रशिया की वजारत दिफा ने कहा है कि उसके जंगी हवाई जहाज़ों ने स्नेक आइलैंड पर कल रात हमला किया। रशिया का एक कार्गो जहाज तुर्की की एक बंदरगाह से रवाना हुआ। ऐसा इल्जाम है कि इस जहाज पर यूक्रेन का अनाज है। यूक्रेन के अहदेदारों ने इल्जाम लगाया कि यह अनाज चुरा कर ले जाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने चाइना से अपील की है कि वो यूक्रेन जंग खत्म करने में मदद करे। ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा पेनी वांग ने चाइना से कहा कि वो रशिया पर अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए जंग रुकवाए। सिंगापुर में मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चाइना एक बाअसर मुल्क है और रशिया को मना सकता है। मिडल ईस्ट की सियासी सूरत हाल क्या है। अमरीकी सदर जो बाइडन मिडल ईस्ट का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे के दौरान वो सऊदी अरब और इसराइल जाने वाले हैं, लेकिन एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बाइडन सऊदी दौरे के ताल्लुक से अपने एजेंडे के बारे में उलझन का शिकार हैं। अमरीकी सदर ने कहा है कि इसराइल और अरबों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाना एक तरजीह है। ये दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब यूक्रेन जंग की वजह से अमरीका और दुनिया भर में फ्यूल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। बाइडन और उनके करीबी अहदेदारों ने इशारा दिया है कि एनर्जी क्राइसिस एक अहम मसला है, लेकिन बाज़ अहम दूसरे मसाइल भी हैं जिनमें इसराइल अरब ताल्लुकात, यमन जंग का खात्मा, ईरान न्यूक्लियर डील, ईरान की सरगर्मियाँ, माहौलियाती तब्दीली और दहशतगर्दी की रोकथाम वगैरह शामिल है। अमरीका में सऊदी अरब के इंसानी हुकूक के रिकॉर्ड के हवाले से सवालात उठते रहे हैं। बाइडन हुकूमत ने जमाल खशोगी कत्ल केस के ताल्लुक से इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने लाई थी, जिसमें क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर उंगली उठाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात ज़्यादा मुतासर नहीं हुए। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में सऊदी अमरीका ताल्लुकात काफ़ी मजबूत हुए थे, लेकिन बाइडन दौर में ये ताल्लुकात कुछ हद तक मुतासर हुए हैं। बाइडन ने अपनी मुहिम के दौरान कहा था कि वो यमन जंग की तायीद नहीं करेंगे। ईरान ने न्यूक्लियर डील के ताल्लुक से अमेरिका के दावों को रद्द कर दिया है और कहा है कि उसने दोहा कतर में JCPOA से हटकर कोई नया मुतालबा नहीं किया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने कतर के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात के बाद तेहरान में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ईरान एक अच्छा, मजबूत और पायदार समझौता चाहता है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान नेड प्राइस ने इससे पहले दावा किया था कि ईरान नए मुतालबे कर रहा है। ईरान से मुताल्लिक़ अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ने भी ऐसा ही इल्ज़ाम लगाया था। इसराइल ने गजा के करीब अचानक फौजी मशक़ें शुरू कर दी हैं। इसराइल के टीवी चैनलों पर बताया गया कि फ़ौज ने नेगेव के इलाके में फ़ौजी अड्डे पर अचानक फ़ौजी मशक़ें शुरू की, जिनका मकसद गजा में दरअंदाजी हो सकता है। फ़लस्तीन की समा न्यूज़ एजेंसी ने भी इस खबर की तस्दीक की। फ़लस्तीन के मुज़ाहमती ग्रुपों ने कहा है कि इसराइल की ऐसी सरगर्मियों के जवाब में नया इंतफादा शुरू किया जाएगा। पिछले साल मई में इसराइल और फ़लस्तीन के मुज़ाहमती ग्रुप्स के दरमियान 12 दिन की जंग लड़ी गई थी। यहूदी आबादकारों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के मज़ार पर इसराइली कब्ज़े के लिए एक मुहिम शुरू की है। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने इसराइली मीडिया के हवाले से ये बात कही। गुंबद यूसुफ मगरबी किनारे के इलाके बी में वाक़ है और उस पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी का कंट्रोल है, लेकिन इसके बावजूद इसराइल वहाँ काफ़ी एक्टिव है। यहूदी आबादकार आए दिन गुंबद यूसुफ पर आते हैं और अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। इटली के बाज़ इलाकों में इमरजेंसी लगा दी गई है, जहां 70 साल का सबसे बदतरीन सूखा आया है। यह इलाका इटली की ज़राई पैदावार के हवाले से काफ़ी अहमियत रखता है और तकरीबन 1/3 पैदावार यहीं होती है। ये इलाका पोरियो नदी के करीब है। इस इलाके को काफ़ी मालदार समझा जाता था। हुकूमत ने कहा है कि इमरजेंसी लगाने का मकसद मौजूदा सूरत हाल से निमटना है और इन हालात में गैर मामूली इख्तियारात की ज़रूरत है। महाराष्ट्र कैबिनेट में नए वजीरों को शामिल करने के बारे में उलझन पाई जाती है। बाज़ बीजेपी लीडर्स ने कहा है कि कैबिनेट एक्सपेंशन सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के मुंबई दौरे की वजह से मुलतवी कर देना चाहिए, लेकिन यकीन दिलाया गया कि जल्द ही कैबिनेट में नए वजीरों को शामिल किया जाएगा। बीजेपी के एक लीडर ने बताया कि 12 से 15 MLAs और MLCs को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने अपनी ज़िंदगी की एक नई इनिंग्स शुरू की है। उन्होंने एक सादा तकरीब में दूसरी शादी की है। उनकी दुल्हन गुरप्रीत कौर का ताल्लुक हरियाणा के कुरुक्षेत्र से है। शादी की तकरीब चंडीगढ़ में हुई। आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल और पार्टी के राज्यसभा MP राघव चड्ढा और करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों ने इस तकरीब में शिरकत की। पहली बीवी के साथ भगवंत मान की अलहदगी हो चुकी है। पहली बीवी से उन्हें 2 बच्चे हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं।
لاکھوں مسلمان مینا وادی میں جمع، خصوصی عبادتیں، زندگی میں کبھی کبھار ملنے والے بہترین تجربے کا احساس۔ خیموں کے شہر میں رات گزارنے کے بعد عازمین حج جمعے کی صبح میدان عرفات روانہ ہوں گے۔ مکہ اور مینا میں 42 ڈگری ٹیمپریچر، سعودی حکومت کی طرف سے لاکھوں چھتریاں تقسیم، خصوصی ہاسپٹلز اور ہیلتھ سینٹرز، ہزاروں ہیلتھ ورکرز تعینات۔ بورس جانسن نے دیا استعفیٰ، اکتوبر تک وزیر اعظم برقرار رہیں گے۔ برٹش انڈین رشی سوناک نئے لیڈر ہو سکتے ہیں۔ بورس جانسن نے کیا ناکامی کا اقرار، کہا کوئی لازمی نہیں ہوتا، یوکرین کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ یوکرین بحران کے درمیان G20 فارن منسٹرز بالی میں جمع، سرجی لاوروف اور بلنکن آمنے سامنے۔ بائیڈن کے مڈل ایسٹ دورے پر الجھن، عہدیداروں نے کہا انرجی کرائسس ہی نہیں، یمن جیسے مسائل بھی ہیں۔ ایران نے امریکہ کے دعوے رد کر دیے، کہا دوحہ میں کوئی نیا مطالبہ نہیں کیا۔ اسرائیلی فوج نے اچانک مشقیں شروع کر دیں، غزہ میں دراندازی کر سکتا ہے، فلسطینیوں نے کہا نیا انتفاضہ شروع ہوگا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔